हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अड्डा 24/7 में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पार्थ। आइए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की क्लास को। ये हमारी पहली मुलाकात और मैं आशा करूंगा कि ये मुलाकात हमारी बहुत बढ़िया एक अच्छी दूरी तय करे और आप सभी लोग बहुत खुश और प्रसन्न रहें मेरी मुलाकात के साथ। स्टार्ट करेंगे दोस्तों इंग्लिश। जी हाँ, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने आया हूँ इंग्लिश, और इंग्लिश में हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करने से पहले हम दो तीन चीजों को जान लें जो कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन जो सबसे पहले आती है दोस्तों इंग्लिश में, वो चीज होती है कि इंग्लिश को रटने से पहले हमें समझना है। जी हाँ, एग्जैक्टली। इंग्लिश को रटने से पहले हमें क्या करना है? हमें समझना है। और समझने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा कि हमें इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स जो है वो रटने हैं। जी नहीं, एग्जैक्टली। ग्रामर के रूल्स रटने नहीं है, हमें ग्रामर के रूल्स समझने हैं। और इसी समझाने और समझने की प्रक्रिया को लेकर मैं यहां आपके सामने आया हूं। ठीक है, बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज को देखेंगे। ग्रामर में आज तक आपने जो पढ़ा जो नहीं पढ़ा वो हम एक कोने में रखते हैं, लेकिन आज से हम जो पढ़ने वाले हैं उसके बाद आपके लिए ग्रामर जो है दोस्तों चुटकियों का खेल हो जाएगा। मेरी कोशिश पूरी है कि मैं आपको ग्रामर ऐसी पढ़ाऊं और आप ऐसी पढ़ें कि लाइफ भर आप एक चीज याद रखें कि यार ग्रामर जो है ना अब हमारी समझ में प्रॉपर रूप में आ गई है। इंग्लिश को हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले बस एक ही चीज कहना चाहूंगा। सबसे पहले हम इंडेक्स को देखेंगे। हम इंडेक्स को देखेंगे कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं और कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि डेली वाइज आपकी क्लासेस किस तरह से होंगी। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा। क्योंकि हमारी क्लास जो है वो फाउंडेशन से एडवांस तक है, तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से। और कहां तक एरर्स बनते हैं, इसमें कितने फिलर्स बनते हैं, किस किस तरह की ये ग्रामर बनाई जाती है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, वो सब चीजें डेली समझेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सब के बाद वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताएं, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के हुए पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडेक्स क्या रहेगी हमारी। दोस्तों ये है इंडेक्स, आप लोग एक बार देख लें। ये इंडेक्स हमें बताती है कि इंग्लिश जो है हम आने वाले दिनों में किस तरह पढ़ने वाले हैं, हम किस तरह इंग्लिश को करेंगे। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपका क्वेश्चन मुझसे ये होगा कि सर इंग्लिश को कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों इंग्लिश जो है उसमें इतने सारी चीजें जो है पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा हम करने वाले हैं। आपकी इंग्लिश के बेसिक को, फंडामेंटल को, फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए दोस्तों सबसे पहले, चाहे आप बैंकिंग से रिलेट करते हैं किसी भी चीज से, खासकर बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए, आपके एग्जाम में इनमें से रिलेटेड एरर्स के बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर फिलर्स, ये सब के सब आते हैं। तो हम डेली इनमें से एक एक कंप्लीट करते जाएंगे, और कंप्लीट करते हुए हम यहां से स्टार्ट करेंगे वर्ब से और फ्रेजेस पे कंप्लीट करेंगे। जब जाके हम मानेंगे कि हाँ जी आज हमारी इंग्लिश जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे एग्जाम में केवल हमें यदि कुछ करना है तो वो हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। इसमें एक चीज छोड़ दी मैंने, प्रैक्टिस, जो मैं कह रहा हूं आपसे। तो लास्ट में केवल और केवल प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस से पहले हम ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये फिनिश करेंगे। वी विल फिनिश दीज ऑल चैप्टर्स ओवर हियर। ठीक है, तो आज से शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करेंगे दोस्तों वर्ब की। मैं आपको बता देता हूं हमारी दिनचर्या जो रहेगी डेली की, वो क्या रहेगी। हम एक चैप्टर करेंगे, पहले पार्ट ऑफ स्पीच को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि यदि मैंने आज आपको वर्ब कराया तो कल जो मैं आपको कराऊंगा वो कराऊंगा वर्ब की एक्सरसाइज। आज हम लोग वर्ब अच्छे से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके लास्ट तक, जिससे कि कल जब हम एक्सरसाइज करें तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लें घर पे अच्छे से अपने पास, और साथ ही साथ इतनी प्रैक्टिस कर लें कि कल जब हम इसके एरर्स लगाएंगे या फिर फिलर्स लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, तो हम ताबड़तोड़ आंसर देते चले जाएंगे। और यदि कोई गलती करेंगे तो उसको हम देखेंगे कि आखिर क्या चूक हो गई, क्या चीज रह गई जो मुझसे गलती हो रही है। एनालाइज करना बहुत जरूरी है लाइफ में। एक चीज याद रखिए, आप कितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ने के बाद जब आप एग्जाम लगाते हैं उसको आप कितना एनालाइज करते हैं कि गलती कहां रही। तो कल जो हम करेंगे एक्सरसाइज, उसमें हम ये एनालाइज करेंगे कि गलती कहां रही, जिससे कि एग्जाम में वो गलती ना करें। राइट, सो जैसा कि हमने वर्ब स्टार्ट किया, तो दोस्तों नेक्स्ट डे हम वर्ब की एक्सरसाइज करेंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं टेंसेस आता है, तो हमने टेंसेस को स्टार्ट किया। जब हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे, टेंस एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेंस को करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके टेंसेस अभी भी वीक हैं, क्योंकि वो रट रहे हैं। उनका कहना यह है कि सर सब कुछ कर लिया और टेंसेस ही समझ में नहीं आए। सो आई वुड बी द रिस्पॉन्सिबल वन एंड आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द टेंसेस फिनिश करेंगे, देन वी विल फिनिश नाउन, देन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, राइट।
फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आता है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस यूं तो वर्ब का ही पार्ट होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस है वर्ब और टेंस से मिला जुला है, लेकिन अपने आप में एक अलग से चैप्टर होता है। तो कंडीशनल पे ध्यान देंगे। नरेशन मींस डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस। काफी स्टूडेंट्स का मानना है कि सर ये तो एसएससी का पार्ट है। अरे भैया, मैं कब मना कर रहा हूं कि एसएससी का पार्ट नहीं है और बैंकिंग का पार्ट नहीं है। एसएससी का मेन पार्ट है, लेकिन बैंकिंग में जब एरर्स आती हैं तो वो अपनी जाति को नहीं देखते, मतलब इंग्लिश की जाति को नहीं देखते कि भाई नाउन में से आया, प्रोनाउन में से आया है। वो नरेशन में से भी आते हैं, एक्टिव पैसिव में से भी आते हैं। तो आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। हाँ, उतनी डेप्थ में नहीं करनी जो हम एसएससी में करते हैं, लेकिन आपको फिर भी करनी है, जैसे आपको लाइफ में कभी दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद दोस्तों जीरंड करने हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरंड और पार्टिसिपल ये वर्ब के फॉर्म होते हैं, लेकिन यदि मैं आपको वर्ब बताऊंगा इसमें तो कंफ्यूजन इस चीज का हो जाएगा कि वर्ब की दिशा और जीरंड पार्टिसिपल की दिशा थोड़ी अलग है। जीरंड और पार्टिसिपल है तो वर्ब का पार्ट, लेकिन एक बहुत ही ड्रास्टिक और लंबा चैप्टर बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको दो भागों में तोड़ दिया। हम वर्ब करेंगे आज, और फिर जब करेंगे नेक्स्ट टाइम इन सबको करने के बाद जीरंड और पार्टिसिपल करेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों जब हमारी ये पार्ट ऑफ स्पीच सारी कंप्लीट हो जाएगी, एंड देन वी विल डू मिक्स एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन मींस पैसेज और फ्रेजेस। यहां होगी हमारी इंग्लिश कंप्लीट, और यहां हमारी इंग्लिश जब कंप्लीट हो जाएगी तब हम लगाएंगे दोस्तों प्रैक्टिस पेपर। तो यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं, हमारे फाउंडेशन में ही हम प्रैक्टिस पेपर्स भी लगाएंगे, जिससे कि हम मालूम कर सकें कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये है आपकी इंडेक्स। इस इंडेक्स को प्लीज, मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपसे, ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वन बाय वन हम इन सब चीजों को फिनिश करने वाले हैं। और आफ्टर फिनिशिंग दैम ऑल, जैसा कि मैंने आपसे कहा इंग्लिश, तब हम पाएंगे कि हां हमें कितने चेंजेस आए हैं। सो आर वी रेडी ऑल? हम सभी तैयार हैं मस्ती से? पक्का? चलो तो आओ स्टार्ट करते हैं दोस्तों मस्ती के साथ आज की इस क्लास को, जो कि है वर्ब। आपने लोगों ने जितनी भी वर्ब्स पढ़ी हैं, यहां हम देखेंगे आपने कितनी वर्ब्स पढ़ी हैं, तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे मेरे सभी दोस्त आज इस वर्ब के चैप्टर को। स्वागत करता हूं आपका मैं पार्थ, पुनः फ्रॉम बेसिक टू एडवांस वर्ब में, राइट। चलिए, वर्ब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कुछ लोग कहेंगे सर हृदय, कुछ कहेंगे सर हड्डियां, कुछ कहेंगे सर खून मतलब रक्त, ब्लड, कुछ कहेंगे सर रीढ़ की हड्डी, और कुछ का होगा आत्मा, सोल। अपने अपने आंसर्स होंगे। आपको जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लगती है कि भाई उसके बिना शरीर नहीं चल सकता, तो जैसे मैंने कहा हार्ट, उसके बिना शरीर नहीं चलेगा। किसी ने कहा सोल, सेम इसी तरह जैसे शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोल आत्मा होती है, या फिर यूं कहें हार्ट होता है, उसी प्रकार इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है दोस्तों वो होता है वर्ब। तो ये चीज आपको गांठ बांध लेनी है। इंग्लिश की स्टार्टिंग और इंग्लिश का अंत दोस्तों केवल इसी चैप्टर से है, यही आदि है और यही अनंत है। जी हां, वर्ब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, नंबर वन। सेकेंड पार्ट, इफ वी आर स्टार्टिंग any kind of sentences, then any sentence in this world will be made by only verb. बिना verb के कोई भी सेंटेंस संसार में नहीं बन सकता। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसीलिए आपको वर्ब की महिमा को समझना बहुत आसान ही होगी और समझना बहुत जरूरी भी है। तो चलिए आइए मैं स्टार्ट करता हूं पहले आपके लिए वर्ब। तो वर्ब को दोस्तों हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जो कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है समझना इसको। वर्ब को दो कैटेगरी कौन सी डिवाइड करेंगे दोस्तों? पहले हम वर्ब को डिवाइड करेंगे यहां पे हेल्पिंग वर्ब में, और दूसरा हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों इसी वर्ब को डिवाइड करने के लिए मेन वर्ब में। आप लोग सभी लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, वर्ब दो प्रकार की होती हैं। मैं फाइनेट, नॉन फाइनेट या फिर अदर वर्ब्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर हम लोग अदर वर्ब्स पे चले जाएंगे। अभी हम सिंपल बात करेंगे। देयर आर द टू काइंड ऑफ वर्ब्स, बचपन से आपने पढ़ी है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब, ठीक है। इसी मेन वर्ब को दोस्तों आप एक नाम से और जानते हैं, एंड दैट इज प्रिंसिपल वर्ब, या फिर आप इसको एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। आप इसे क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब भी कहते हैं। वर्ब का जो मेन रूप होता है दोस्तों वो होता है एक्शन वर्ब का, मतलब मेन वर्ब एक्शन वर्ब भी कहलाती है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आप लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसे आप कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब।
आप लोगों ने सुना होगा सभी ने, ऑक्सिलरी वर्ब। एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, तो इसीलिए हम इसको ऑक्सिलरी कहें या हेल्पिंग वर्ब कहें, ये एक ही बात है। सेम उसी तरह दोस्तों वर्ब का दूसरी कैटेगरी होती है मेन वर्ब। आप इसे मेन वर्ब कहें या आप इसे एक्शन वर्ब कहें, ये होती है मेन वर्ब। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? पक्का? चलिए अब इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसमें एक चीज और क्लियर कर देता हूं। इस वर्ब को स्टार्ट करने के लिए ऑक्सिलरी और मेन वर्ब से पहले भी, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब से पहले भी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, वर्ब को उससे पहले भी दो कैटेगरी में बांटा गया है दोस्तों। एक होती है आपकी एक्शन वर्ब, मतलब वो वर्ब जो एक्शन लेती हैं, और एक होती है स्टेट वर्ब। स्टेट का मतलब होता है जो स्टेबल रहती है, जो कोई भी एक्शन नहीं लेती। देखिए जो हमने कैटेगरी समझी, समझिएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वो वर्ब की परिभाषा है कि हां वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। लेकिन वर्ब होती क्या है? यदि कोई आपसे ये पूछता है कि वर्ब होती क्या है, तो वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि या तो एक्शन में होता है और या फिर स्टेट में होता है। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, और एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूं, एक सेंटेंस मैंने कहा शी इज वर्किंग, और एक जगह मैंने कहा शी इज अ गर्ल। दोस्तों यहां मैंने आपके लिए दो सेंटेंसेस लिखे हैं, अब दोनों को आप थोड़ा गौर से समझिएगा और आप समझिएगा कि दोनों में क्या बात कही गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, पहले मैंने आपसे कहा कि शी इज वर्किंग, तो शी इज वर्किंग में यदि आप देखेंगे तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब इसके साथ वर्किंग वर्ब लगी है, इसे कहते हैं एक्शन वर्ब। मतलब इस सेंटेंस में एक्शन दिखाया गया है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे एक्शन वर्ब का यूज हो रहा है। किस वर्ब का यूज हो रहा है? एक्शन वर्ब का। लेकिन इसी जगह मैंने एक चीज और देखी कि यहां पे था शी इज अ गर्ल, यहां पे केवल इज है, यहां पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई और वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि मेन वर्ब यूज हो जाए तो वो दोस्तों एक्शन वर्ब कहलाएगी मेन वर्ब। यदि केवल हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, क्योंकि यहां पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, यहां पे सिंपल सा सेंटेंस है शी इज अ गर्ल, वो क्या है? हु इज शी? शी इज अ गर्ल, तो इसे कहेंगे हम स्टेट वर्ब। आपको क्लियर हुआ होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कब एक्शन वर्ब के संग जुड़ के अपना काम चेंज कर देती है, और कब वही हेल्पिंग वर्ब एक स्टेट वर्ब का काम करती है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे इज के संग वर्किंग लगा है, जब इसके संग आपने वर्किंग लगा दिया तो यहां पे वर्किंग क्या है? एक्शन वर्ब। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वर्ब को समझने के लिए सिंपल से समझ लीजिए कि पहला वर्ब है एक्शन वर्ब और दूसरा है स्टेट वर्ब। एक्शन में मैंने क्या कहा कि जब कोई एक्शन दिखाया जा रहा है, कोई काम कर रहा है, तो यहां पे वर्ब एक्शन ले रही है, और यहां पे स्टेबल है, यहां पे कोई काम नहीं हो रहा। वो कौन है? वो एक लड़की है। वो बंदा क्या है? वो लड़का एक इंजीनियर है, तो ही इज एन इंजीनियर। तो ऐसे जगह जहां पे इज एम आर वॉज वेयर का यूज किया जाए लेकिन कोई और वर्ब यूज ना हो, वो कहलाएंगी स्टेट वर्ब। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप सबको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही सिंपल वे में। इसके बाद जो आता है वो जो मैंने आपको पहले बता दिया कि हां अब हमने वर्ब को दो कैटेगरी में बांटा, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हमने समझा जो वो थी कौन कौन सी? इज एम आर वॉज वेयर। अब मैं इसको यहां आपके लिए लिख देता हूं थोड़ा। वर्ब की एक और कैटेगरी को हम यहां स्पेसिफाई करते हैं। अब हम यहां क्या लिखने वाले हैं दोस्तों? यहां लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि हमने पहले लिखा था हेल्पिंग वर्ब, और यहां हमारी थी मेन वर्ब, राइट। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि मेन वर्ब को ही हम एक्शन वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मैं इसको एक बार और लिख देता हूं जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। आप इसे ऑक्सिलरी कहिए या आप इसे हेल्पिंग कहिए, दीज ऑल आर द थिंग्स बेसिकली। एम आई क्लियर?
यहां तक आपको क्लियर है? अब आ जाइए दोस्तों हेल्पिंग वर्ब पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हेल्पिंग वर्ब को भी हमने कुछ कैटेगरी में बांटा। जैसे सबसे पहले हमने बांटा बी की कैटेगरी में, सेकंड हमने बांटा दोस्तों, ये यहां से थोड़ा हटाएं, डू की कैटेगरी में, और थर्ड हमने बांटा हैव की कैटेगरी में। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसको दोबारा अच्छे से देख लें। हेल्पिंग वर्ब को हमने 3 कैटेगरी में बांटा, जो कि इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, और ये सब हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी है। नंबर 1 बी की कैटेगरी। बी की कैटेगरी क्या होती है भाई? बी की कैटेगरी का मतलब ये हो गया वो वर्ब जो कि स्टेट काम करती हैं। स्टेट का मतलब सिंपल बी, होने का काम करती हैं, जिनमें आती है इज, एम, आर, साथ ही साथ वॉज और वेयर। दोस्तों ये होती है बी की कैटेगरी। कभी भी कोई आपसे कहे कि भाई बी वाली वर्ब बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि बी वाली वर्ब कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज एंड वेयर। ये होती है बी की कैटेगरी। दोस्तों डू की कैटेगरी क्या होती है? ये भी हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखिएगा। डू मेन वर्ब का भी काम करता है जब करने के लिए आए, लेकिन डू हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। इसकी 2 कैटेगरी होती हैं, एक होती है डज, प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म में, और पास्ट की फॉर्म में ये होता है डिड। ये डू की कैटेगरी हो गई, ठीक है। अब आती है दोस्तों हैव की कैटेगरी। तो हैव की कैटेगरी भी आप जानते हैं, हैव की कैटेगरी में प्रेजेंट सिंपल में आता है, सिंगुलर में, नॉट सिंपल में, सिंगुलर में हैज, और पास्ट में आता है हैड। ये हो गई दोस्तों हैव की कैटेगरी, ठीक है। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। यदि मैं आपसे कहूं या कोई आपसे कहे कि भैया हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है, सो देयर आर द 3 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। नंबर 1 इज अ बी, सेकंड इज अ डू, एंड थर्ड इज अ हैव। बी की होती है इज, एम, आर, वॉज, वेयर। डू की होती है डज और डिड, प्रेजेंट में सिंगुलर में डज और पास्ट में डिड। हैव की कैटेगरी होती है हैज और हैड, हैज सिंगुलर और हैड पास्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आ जाइए मेन वर्ब और एक्शन वर्ब। दोस्तों इसके बारे में तो क्या ही कहें, क्योंकि मेन वर्ब और एक्शन वर्ब संसार में अनंत होती हैं। अनंत इन द सेंस जो एक्शन ले ले वो एक्शन वर्ब है। सर एक्शन ले ले इसका मतलब क्या हो गया? एक्शन का मतलब ये हो गया एक ऐसी वर्ब जो किसी भी काम को करे। जैसे कि मैंने एक पहला सेंटेंस देखा था, हमने लिखा था शी इज वर्किंग। इसमें एक्शन क्या लिया जा रहा है? वर्किंग। तो वो क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है। तो ये क्या है? ये एक्शन हो गया, ये मेन वर्ब हो गई। तो मेन वर्ब जो होती हैं वो अनंत हो सकती हैं। जैसे कि इसके लिए मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूं, और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, रन, ये सब एक्शन है। स्लीप, ब्रिंग, बाय, राइट, स्पीक, वॉक, थिंक, ऐसे दोस्तों सो ऑन, ETC, एंडिंग थिंकिंग कैपेसिटी, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे इतने सारे हो सकते हैं इनकी कैटेगरी कि आप जितना भी सोचें उतना कम है। सो दोस्तों ये है मेन वर्ब की कैटेगरी। सो जस्ट प्लीज हैव इन योर माइंड, मेन वर्ब क्या हो गई? मेन वर्ब एक्शन वर्ब हो गई, और एक्शन वर्ब कितनी भी हो सकती हैं। यहां पे हम लोगों ने लिखा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं उनकी हमने 3 कैटेगरी को समझा। तो मैं आशा करूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज मुझे एक बार जल्दी बताएं लिख के कि सर हमारे समझ में वर्ब जो है बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, मजा आ गया आज। यदि आपको वास्तव में मजा आया है दोस्तों तो प्लीज मुझे बताएं। काफी स्टूडेंट्स को ये चीज ऑलरेडी क्लियर होगी, और कुछ का क्वेश्चन ये भी होगा कि सर ये क्यों बता रहे हो, हमारे एग्जाम में ये भी आता है क्या? आपके एग्जाम में ये नहीं आता, लेकिन सच माने तो आगे करने के लिए जब आप एरर्स करेंगे, कुछ करेंगे, तो इन सब का आना बहुत जरूरी है जब आपको एक्सप्लेन की जाएगी चीजें। तो दोस्तों ये फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन के तौर पे आप इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एम आई क्लियर? कोई डाउट? पक्का? चलिए, यदि आपको यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में, तो आप जल्दी से आ जाइए वर्ब की एक और कैटेगरी को लेके। अभी हम लोग वर्ब ही कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। वर्ब में एक कैटेगरी होती है दोस्तों फाइनाइट वर्ब की, और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब की। ये क्लियर हुआ आपको? एक होती है दोस्तों फाइनाइट वर्ब की और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब की।
क्वेश्चन आता है कि सर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। ये बहुत सिंपल है, इसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। देखिए जो आप सिंपल वर्ब बोलते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा शी इज वर्किंग हार्ड, दे आर गोइंग, ये कहलाती हैं फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट क्या हो गई? नॉन फाइनाइट वो वर्ब हो गई दोस्तों जो वर्ब का तो काम करती हैं लेकिन वो मेन वर्ब नहीं बन पाती। जी हां एग्जैक्टली, जो वर्ब का तो काम करती हैं लेकिन मेन वर्ब नहीं बन पाती। तो नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में हम जो चीज लिखते हैं वो लाते हैं, इसकी कैटेगरी में ये तीन चीज आती हैं। मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल लिख के बता दूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यदि मान लीजिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल में लिखूं, ये कलर आपको दिखेगा नहीं, इसको हटा देते हैं। यहां मैंने दोस्तों एक सेंटेंस लिखा आपके लिए, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। क्लियर है आपको ये सभी को? इसी के समकक्ष मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा आपके लिए, शी वॉन्ट्स टू गो टू मार्केट। मैं आशा करता हूं कि आपको यह भी क्लियर हुआ होगा और दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसी तरह यदि मैं आपको एक थर्ड सेंटेंस और लिखूं और मैं आपसे लिखूं he wanted to go to market। अब दोस्तों यहां पे तीन सेंटेंस लिखे हुए हैं और आपको बहुत ही आराम से इन तीनों में डिफरेंस मालूम पड़ रहा होगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। मैंने पहले लिखा आपके लिए आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, सेकेंड मैंने आपके लिए लिखा शी वॉन्ट्स टू गो टू मार्केट और थर्ड आपके लिए लिखा मैंने ही वॉन्टेड टू गो टू मार्केट। ये बहुत ही अजीब सी राइटिंग में लिख गया है तो मैं इसको थोड़ा सा अब सही है। अब दोस्तों हमने यदि इसको देखा तो हम इसमें एक चीज देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां पे कौन सी वर्ब ऐसी है जो बदल रही है और कौन सी नहीं। पहले तो आप ये पता लगाइए इसमें वर्ब कितनी है। देयर आर टू वर्ब्स, यहां पे दो वर्बों का यूज हुआ है। सबसे पहले आप ये देखेंगे यहां पे है आई वॉन्ट टू, वॉन्ट टू के बाद दूसरी है गो। एक वर्ब है वॉन्ट, एक है गो, इसमें भी वॉन्ट गो वॉन्ट गो। अब देखना हमें यह कि कौन सी वर्ब चेंज हो रही है और कौन सी नहीं हो रही। तो आपने ध्यान से देखा दोस्तों, आई के संग आई प्लूरल था तो हमने वॉन्ट लगाया, शी सिंगुलर है तो शी के संग वॉन्ट्स लग गया क्योंकि सिंगुलर में प्रेजेंट में हम सिंगुलर के संग एस लगा देते हैं। और यहां पे पास्ट में ही के संग वांटेड लग गया क्योंकि पास्ट में सेकंड फॉर्म लग जाती है तो वांटेड लग गया। तो वर्ब जो है अपनी कैटेगरी चेंज कर रही है क्योंकि ये मेन वर्ब है। तो ये जो मेन वर्ब है ये हो गई आपकी फाइनाइट वर्ब जो अपनी वर्ब्स की कैटेगरी को चेंज कर देती है। इज इट क्लियर? ये अपनी वर्ब की कैटेगरी को चेंज कर रही है तो दोस्तों ये हो गई मेन वर्ब। लेकिन कौन सी वर्ब ऐसी है जो अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर रही है? तो आपने देखा टू गो, यहां भी टू गो है, टू गो यहां भी टू गो है और टू गो यहां भी टू गो है। तो सेंटेंस में दो वर्ब यूज हो रही हैं। एक वर्ब जो अपनी कैटेगरी चेंज करती जा रही है टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पे हमें प्रेजेंट में करना था, प्लूरल था सब्जेक्ट, तो नंबर जो है सब्जेक्ट का प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ गई। यहां हमें प्रेजेंट में करना था लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, नंबर सब्जेक्ट का सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। यहां हमें पास्ट में लिखना था और सब्जेक्ट जो है नंबर जो है वो हमारा सिंगुलर है तो हमने पास्ट के लिए हमने सेकंड फॉर्म लगाई। तो यहां चेंज हो रहा है लेकिन टू गो में कोई भी चेंज नहीं है। तो जो दूसरी वर्ब चेंज नहीं है वही कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया आपको? सो इन तीन एग्जांपल से आपको मालूम पड़ गया होगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होती हैं। अब आ जाइए दोस्तों, यदि हम नॉन फाइनाइट की बात करें, मैं यहां पे इसको हटा दूं एक बार, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दे रहा हूं। आप में से किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, या फिर एक काम करते हैं इसको यहां लिख लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब, देयर आर थ्री काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नंबर वन इज
नंबर सेकंड और नंबर थर्ड। नंबर 1 होती है दोस्तों इंफिनिटिव, नंबर सेकंड होती है जीरंड और नंबर थर्ड होती है पार्टिसिपल। मुझे आशा है कि इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। नंबर 1 है इंफिनिटिव, यदि आप इंफिनिटिव की बात करें तो ये आती है नॉन फाइनाइट वर्ब में। सेकंड है दोस्तों आपकी जीरंड, यदि आप नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो जीरंड नॉन फाइनाइट होती है। और थर्ड होती है पार्टिसिपल। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेगी, ठीक है। मेन वर्ब के साथ आ सकती है, पहले आ सकती है, बाद में आ सकती है, लेकिन ये मेन वर्ब का काम नहीं करेगी, लेकिन इसकी कैटेगरी जो है वो वर्ब की बनी रहेगी। क्लियर? चलिए अब जल्दी से आ जाइए, एक बार देख लेते हैं कि ये क्या बवाल है भैया। इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, इनको हम जब इनके चैप्टर्स करेंगे तब हम इनको विशेष ध्यान देंगे, लेकिन अभी हम इनको अच्छे से एक बार देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या है। दोस्तों इंफिनिटिव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर द टू काइंड ऑफ इंफिनिटिव्स। नंबर 1 जिनके संग 2 + V0 लगता है, ठीक है। नंबर सेकंड जो बेयर इंफिनिटिव होते हैं, मतलब केवल V0 के संग आते हैं, इनको आप बेयर इंफिनिटिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं टू गो, यदि आपने इस एग्जाम्पल में देखा हो तो यहां टू के संग गो लगा हुआ था, तो टू गो जो है ये इंफिनिटिव है, लेकिन इसी में मैं टू हटा दूं, केवल गो लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा? बेयर इंफिनिटिव। तो बेयर इंफिनिटिव का यूज कहां करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम जब रूल पढ़ेंगे तब लिखेंगे। तो बेयर इंफिनिटिव, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहां पे आपसे लिख देता हूं, आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंपल गो लिखूंगा, ये बेयर इंफिनिटिव है, लेकिन यहां मैंने आपके लिए टू गो लिख दिया, ये इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव मतलब टू, और बेयर इंफिनिटिव जहां इंफिनिटिव नहीं है, गो, सिंपल, ठीक है। सो ये है दोस्तों एक कैटेगरी जो कि इंफिनिटिव की है। अब आ जाइए जीरंड। जीरंड क्या होता है भाई? दोस्तों जीरंड जो होते हैं वो वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाए, वो जीरंड कहलाएगा। इसी तरह पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होते हैं भाई? पार्टिसिपल भी दोस्तों जो वर्ब में आईएनजी के संग आ जाए, जो वर्ब में आईएनजी के संग आ जाएं वो कहलाते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक ध्यान रखेंगे आप, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। कुछ स्टूडेंट्स का स्टेटमेंट होगा, अरे सर कमाल करते हो, हमें तो हमारे मास्टर साहब ने 3 पार्टिसिपल पढ़ाए थे, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके टीचर ने आपको गलत नहीं पढ़ाया, सही पढ़ाया था। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, इन दोनों के मिक्सचर से जो बनता है वो बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो वैसे तो पार्टिसिपल की कैटेगरी 2 ही होती हैं, आप थर्ड यहां पे लिख सकते हैं, लेकिन वो थर्ड जो है इन दोनों के मिक्सचर से बनता है, ठीक है। तो एनीवे वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। तो पार्टिसिपल क्या है? जो वर्ब में आईएनजी फॉर्म ले ले। जीरंड क्या है? जो वर्ब में आईएनजी फॉर्म ले ले। कंफ्यूजन अब ये है कि भाई वर्ब में आईएनजी फॉर्म भी जीरंड ले रहा है और पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी फॉर्म ले रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, एंड द डिफरेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लेने के बाद नाउन का काम करे ये कहलाता है जीरंड, और जो वर्ब में आईएनजी लेने के बाद एडजेक्टिव का काम करे ये कहलाता है पार्टिसिपल। फिर से समझिएगा, जो वर्ब में आईएनजी ले ले और क्या काम करता रहे, वो नाउन बना रहे, वो कुछ और ना बने, वो नाउन बने, तो वो क्या कहलाएगा? जीरंड। लेकिन वर्ब में आईएनजी लेने के बाद जो एडजेक्टिव का काम कर दे वो क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल, ठीक है, जो एडजेक्टिव का काम करे। कैसे क्या? जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, साथ ही साथ मैं आपसे यहां पे एग्जांपल, मेरे नाम से शायद आप सबको दिखाई दे रहा होगा, एग्जांपल के तौर पे लिखूं मैं, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा दोस्तों रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। भागना जो है एक अच्छी क्रिया है, एक अच्छा अभ्यास है, एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहां पे आप सभी जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के संग आती है, और सब्जेक्ट कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं कर सकता। कोई भी एडजेक्टिव संसार में कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट नाउन बनेगा, और यहां सब्जेक्ट क्या है? रनिंग है। क्यों? क्योंकि ये रनिंग के लिए इज आ रहा है। इस जो है यहां पे वर्ब है, और वर्ब अपने सब्जेक्ट के लिए आती है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? नाउन है। तो यहां पे रनिंग क्या काम कर रहा है दोस्तों? नाउन का, जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म में है। तो यहां पे रनिंग क्या हो गया? जीरंड हो गया।
ठीक है, ऐसे कई एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा बाद में। सम नंबर सेकंड, आप पार्टिसिपल का एग्जांपल देख लेंगे। यदि मैं आपको पार्टिसिपल में कहूं रनिंग टैप, बहता हुआ नल, यहां दोस्तों मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखा, रनिंग टैप मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। बहता हुआ नल, बहते हुए नल को जैसे आप कहते हैं ना, बहती हुई नाक, आपकी नाक बह रही हो, जैसे बचपन में बहती थी, तो भाई बहते हुए नल या बहती हुई नाक कहते हैं रनिंग। तो रनिंग टैप, रनिंग नोज, तो रनिंग टैप मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। जब रात का सन्नाटा होता है या दोपहर की गर्मी का सन्नाटा होता है और वॉशरूम में नल चल रहा हो, टप टप बूंद टपक रही हो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि नल चल रहा है, नल खुला हुआ है। तो वही है, रनिंग टैप मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। बहता हुआ नल जो है वो बहुत ज्यादा ही शोर करता है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, मेक्स जो है वो वर्ब है दोस्तों। मेक्स जब वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट क्या है? टैप। नल जो है इसका सब्जेक्ट है। क्यों? शोर क्या करता है? जो व्हाट का आंसर दे वो सब्जेक्ट है, तो शोर क्या करता है? नल शोर करता है। ये नल कैसा है? तो इस नल की क्वालिटी क्या है? ये नल बहता हुआ है। तो रनिंग जो है ये नल के लिए आया है, टैप के लिए, इसीलिए ये रनिंग जो है ये एडजेक्टिव बन गया। और कैसा एडजेक्टिव है? ये वर्ब में आईएनजी, रन एक वर्ब होती है, वर्ब में आईएनजी लगा के एडजेक्टिव बन गया, इसीलिए ये पार्टिसिपल कहलाएगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी दोस्तों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी और वर्ब की गहराई को आपने समझा होगा कि वर्ब जो है वो कैसे कैसे अपने कार्यक्रम, अपने ढंग और रंग को बदलती है। अभी वर्ब यही खत्म नहीं हुई, अभी दोस्तों बहुत सारी वर्ब है। अभी हमें बहुत, यदि पढ़ना पड़े तो बहुत चीज पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब जल्दी से एक बार शुरुआत से देख लेते हैं। हमने जब शुरुआत की थी हमने समझा था दोस्तों, एक बार देख लेंगे। वर्ब, टू काइंड ऑफ वर्ब्स हमने देखी थी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। मेन वर्ब क्या होती है? जिसे हम एक्शन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा दोस्तों कि इसी वर्ब को दो कैटेगरी में बांटा जाता है कि यदि कोई आपसे पूछे वर्ब क्या है, तो वर्ब जो है एक्शन ले ले या फिर जो अपनी स्टेट, अवस्था में बनी रहे, वही वर्ब है। एक्शन ले ले, जैसे शी इज वर्किंग, वो काम कर रही है, तो एक्शन वर्ब है। और शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, यहां पे वर्ब जो है इज है, ये एक स्टेट वर्ब है जो अपनी अवस्था दिखा रही है। ठीक है, तो स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब। यहां पे वर्ब को कैटेगराइज किया गया जैसा कि पहले वाले में किया गया था स्लाइड में। दे आर द टू काइंड ऑफ वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तीन प्रकार की होती हैं, वही ऑक्सिलरी वर्ब, बी की, डू की और हैव की फॉर्म। बी की फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर। जी हां, विल और शैल मत ले लीजिएगा, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। डू की फॉर्म क्या होती है? डज और डिड, डज सिंगुलर और डिड प्लूरल। एंड हैव की फॉर्म क्या होती है भाई? हैव की फॉर्म होती है दोस्तों हैज और हैड, हैज सिंगुलर और हैड पास्ट में। ठीक है, इसी तरह डिड जो है वो पास्ट में, प्लूरल नहीं है, डिड पास्ट में और डज सिंगुलर। मेन वर्ब एक्शन वर्ब कहलाती है और एक्शन वर्ब अनंत हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। जो एक्शन ले ले वो एक्शन वर्ब, जैसे रन, स्लीप, ब्रिंग, बाय, राइट, स्पीक, वॉक, थिंक, ईटीसी वगैरह 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 वगैरह, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने सोचा और समझा दोस्तों, नॉट सोचा, समझा कि वर्ब की एक कैटेगरी और होती है, एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। हमने इसको समझा था दोस्तों किससे? एग्जाम्पल से। जैसा एग्जाम्पल था यहां पे, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। यहां पे दो तरह की वर्ब यूज हुई, एक हुई वॉन्ट और एक हुई गो, जो अपने पोजीशन को चेंज करती रहे, अपने प्लेस को चेंज करती रहे, या फिर यूं कहिए अपनी स्थिति को चेंज करती रहे। जैसे वॉन्ट, यहां पे वॉन्ट था, यहां वॉन्ट्स हो गया, यहां पे वॉन्टेड हो गया। ये कहलाती है फाइनाइट वर्ब, जो मेन वर्ब का काम कर रही है। नॉन फाइनाइट जो अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने कैटेगराइज किया तो हमने जाना देयर आर थ्री कैटेगरीज। नंबर वन इन्फिनिटिव, सेकंड जिरंड एंड थर्ड पार्टिसिपल। ठीक है, और हमने फिर इन तीनों को समझा कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सबको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और किसी को वर्ब में यहां तक बेसिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखिएगा, रिमाइंड कर लीजिएगा, हर एक चीज को लिख लीजिएगा अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कहीं कोई डाउट है, दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपको कहां क्या दिक्कत हो रही है, मैं आपको समझाऊंगा। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे दोस्तों, अभी वर्ब कर रहे हैं, एक्सरसाइज करेंगे कल भी, और आगे आने वाले समय जीरो और पार्टिसिपल भी करेंगे। तो घबराना नहीं है आपको कि सर बस फिनिश, नहीं नहीं प्रभु मालिक, अभी फिनिश नहीं है, ये तो शुरुआत है दोस्तों, अभी तो अंत आगे है यार, अभी तो मस्ती से पढ़ते जाएं। ठीक है,
तो यहां तक आपको क्लियर हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब तक। चलिए, यदि आपको यहां तक क्लियर है दोस्तों, तो अब आ जाइए हमारे एग्जाम में जो वर्ब्स आती हैं मेन कैटेगरी वर्ब्स की। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ब्स के रूल। ठीक है, वर्ब के रूल समझने से पहले हम समझेंगे कि वर्ब क्या होती है, एक बार जो हमारे एग्जाम में आती है उस स्टैंडर्ड से। राइट, चलो। अच्छा, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, क्योंकि वो आपने 7th 8th 9th क्लास में पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूं, क्योंकि 7th 8th 9th में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा था ऐसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। वर्ब की देयर आर द 3 फॉर्म्स गाइस। वैसे तो 4 फॉर्म होती हैं और 4th फॉर्म उसकी आईएनजी फॉर्म होती है, ये याद रखेंगे। तो देयर आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो होती है यह हमेशा पास्ट को दिखाती है। क्या? सेकंड फॉर्म जो होती है यह हमेशा पास्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म जो होती है दोस्तों ये प्रेजेंट की कहलाती है हमेशा। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर। और थर्ड फॉर्म हमेशा पार्टिसिपल में आती है। तो दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों जल्दी से। अब यहां से तो यहां पे लिखा है इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट द वर्ब अग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। जी हां, बिल्कुल सही लिखा है। हमेशा ध्यान रखना है आपको, और ध्यान होना चाहिए कि वर्ब जो होती है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, पर्सन के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट, अपने पर्सन के अकॉर्डिंग आएगी। इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट, ये एंश्योर किया जाना चाहिए, मस्ट बी है, पैसिव वॉइस यूज है, कि दैट द वर्ब अग्रीज, वर्ब सिंगुलर है इसलिए अग्रीज आया है। देखिए सेंटेंस जो लिखे जा रहे हैं वो भी टेंस में लिखे जा रहे हैं, इसीलिए ऐसा नहीं कि हवा में याद, देखें आप इनको देखें ध्यान से। वर्ब जो होती है वो सहमत होती है, वो अग्री होती है विद इट्स सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के साथ। मतलब वर्ब जो होगी वो अपने सब्जेक्ट के संग आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। सब्जेक्ट कह रहा है कि भाई, और टेंस के अकॉर्डिंग भी, तो इसलिए कहा सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, टेंस की बात हम बाद में करेंगे। क्लियर हुआ? मतलब वर्ब की शादी किससे हुई है? वर्ब की शादी हुई है सब्जेक्ट से। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सेकेंड, द फॉलोइंग रूल्स शुड बी कैप्ट इन माइंड व्हाइल फॉर्मिंग सेंटेंसेस। आप जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो जो मैं आपको अब रूल बताने वाला हूं, आपको वो रूल अपने दिमाग में रखने हैं, अपने ध्यान में रखने हैं, और उन रूल के अकॉर्डिंग ही आप सेंटेंस को बनाएंगे, जब भी आप सेंटेंस को सही कर पाएंगे। सो हियर वी आर विद रूल नंबर 1। दोस्तों ये है रूल नंबर 1 आप सभी के लिए। और व्हाट इट सेज? इट सेज व्हेन 2 और मोर इंडिपेंडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट, जब 2 और 2 से अधिक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया जिन पे किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है, जिन पे किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, जो कि किसी को लेके नहीं आए हैं, वो स्वतंत्र आए हैं, जो दिख रहा है वही बिक रहा है, वही है इंडिपेंडेंट। जब 2 और 2 से अधिक इंडिपेंडेंट, सिंगुलर पे ध्यान देना है, सिंगुलर मतलब एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से आर कनेक्टेड बाय एंड, एंड से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। जी हां, हमने बचपन से पढ़ा है और बचपन से सुना है कि एंड के साथ यदि एक सब्जेक्ट यहां है और एक सब्जेक्ट यहां है तो वर्ब हमेशा क्या आती है? प्लूरल। यदि एंड के इर्द गिर्द 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। तो चलिए आइए प्रभु एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में है आपके लिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, अंजलि एंड फरहीन आर फ्रेंड्स। जी हां, ये दोनों लड़कियां हैं, एक है लड़की अंजलि और एक है फरहीन। ये दोनों ही नाम बड़े खूबसूरत हैं, और ये दोनों ही जो हैं चूंकि अलग अलग है, अंजलि अलग है, फरहीन अलग है, ना तो फरहीन अंजलि है ना अंजलि फरहीन है, दोनों के नाम अलग अलग हैं, आर फ्रेंड्स। तो यहां हमने वर्ब क्या लगाई? आर। क्या यहां पे इज आ सकता था? मेरे कितने दोस्त कहेंगे कि यहां पे इज आना चाहिए? प्रभु मालिक मत बोल देना, क्योंकि यहां पे 2 लड़कियों के नाम साफ साफ है, यहां पे कभी भी इज नहीं आएगा, दोनों के लिए आर आ गया। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों दोस्त हैं। ऐसी सेकंड ने कहा शशांक एंड हिज ब्रदर वर प्लेइंग। केवल शशांक की बात नहीं हो रही, शशांक और उसका भाई, शशांक एंड हिज ब्रदर। क्या कहा मैंने? शशांक एंड हिज ब्रदर, शशांक और उसका भाई क्या कर रहे थे? वर प्लेइंग, खेल रहे थे। तो क्या मैं यहां वेयर के प्लेस पे वॉज लगा सकता हूं? काहे मजाक कर रहे हैं मियां, लाहौर विला कुवत? बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि शशांक एक है, उसका भाई दूसरा है, और दोनों के लिए वर्ब हमने प्लूरल लगाई वेयर। हम वॉज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वॉज क्या होती है? वॉज एक सिंगुलर वर्ब है, और हमें 2 के लिए दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। जैसे अंजलि और फरहीन थे, ऐसे शशांक और उसका भाई है, एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब प्लूरल लगेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब के संग आईएनजी।
ठीक है, ये स्टेट वर्ब हो गई, यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब आ जाइए थर्ड पे दोस्तों। थर्ड ने कहा ही एंड हिज सिस्टर, कितने लोग हैं? सेम वाली बात, यहां भी दो लोग हैं, एक ही है और एक उसकी बहन है, दोनों एंड के संग जुड़े हुए हैं, तो यहां पे वर्ब क्या आई? डू नॉट लाइक राकेश। अब यहां पे क्या मैं डू के प्लेस पे डज लगा सकता था? जी नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि डज सिंगुलर है, जबकि बात किन की हो रही है? दो की, उसकी और उसकी बहन की। यहां पे दो लोग हैं, तो किसी भी कंडीशन में मैं डज का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सिंगुलर वर्ब नहीं, वर्ब प्लूरल आएगी, इसीलिए आई हैव टू यूज डू ओवर देयर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? क्या मैं सबको क्लियर हूं? सबको मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? ये रूल आपसे क्या कहता है? यदि दो, इफ टू और मोर इंडिपेंडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, आर कनेक्टेड बाय एंड, तो प्लूरल वर्ब जो होती है वो हमेशा आती है। इन 3 एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। राइट, मैं भी तो जानना चाहता हूं कि इतना गला फाड़ने के बाद किसको समझ में नहीं आया, जिससे कि मैं और सुधार कर सकूं। ठीक है, सो दोस्तों ये था रूल नंबर 1। आ जाइए रूल नंबर 2 पे, आप सभी की स्क्रीन पर, आप सबके लिए। बच्चों रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 कहता है इफ टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड, यदि दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होते हैं, एक्सप्रेस वन आइडिया और थिंग, और वो एक्सप्रेस करते हैं केवल एक ही आइडिया और एक ही चीज को, एक ही वस्तु को। फिर से रिपीट करूंगा, इफ टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड, यदि दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट होते हैं एंड से, एक्सप्रेस करते हैं एक ही विचार। अब भाई एंड से दो अलग अलग सब्जेक्ट जुड़े हैं ये तो मुझे मालूम है, लेकिन दोनों के विचार जो हैं वो एक ही हैं, दोनों अलग अलग काम नहीं कर रहे, दोनों कोई एक ही काम कर रहे हैं। तो वही राइटर ने कहा इफ टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड एक्सप्रेस वन आइडिया और थिंग, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। यहां ध्यान रखें इस रूल को, यहां वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी, यहां वर्ब आप बच्चों प्लूरल का यूज नहीं कर सकते। प्लूरल वर्ब क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि दो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट तो हैं, इफ टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड, लेकिन वो दोनों आइडिया उनका जो है, जिस चीज पे ध्यान दे रहे हैं वो एक ही है। सर क्या कहना चाह रहे हो? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या है? द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द गेट। हॉर्स जो होता है वो घोड़ा होता है, कैरेज मतलब होता है घोड़े के पीछे जो गाड़ी होती है, जो माल होता है वो कैरेज कहलाता है। ठीक है, तो राइटर ने क्या कहा कि घोड़ा और घोड़ा गाड़ी। अब ये घोड़ा गाड़ी बिना घोड़े के तो चलेगी नहीं, घोड़े में फंसी होती है घोड़ा गाड़ी, आपने देखी होगी। ठीक है, तो घोड़ा और घोड़ा गाड़ी जो है वो मेरे गेट पे हैं। तो व्हाई डिड आई यूज इज? मैंने इसका यूज क्यों किया? ये क्यों सही है? ये इसीलिए सही है कि दोनों एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, कि दोनों एक चीज से बंधे हुए हैं। घोड़े के साथ घोड़े गाड़ी जो है वो एक साथ है, तो द हॉर्स एंड कैरेज ये एक ही चीज है, इज एट द गेट। तो यही है जो एक ही आइडिया और वस्तु को दिखाते हैं। ठीक है, इसी का एक और एग्जाम्पल समझिए, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। व्हाई डिड वी यूज इज? ब्रेड और बटर तो अलग अलग चीजें हैं, हमें तो यहां पे आर लगाना चाहिए था। अरे मियां कैसे लगा दोगे यार? क्या ऐसा कभी होता है कि ब्रेड खाई अलग से फिर बटर चाट रहे हो? हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? ब्रेड का बटर के साथ अपना एक मेल है यार, भाई ब्रेड के संग ही बटर आएगी। वो एक अलग बात है कि आप ब्रेड के संग कभी कभी आलू की सब्जी लगा के खा लेते हैं, भिंडी लगा के खा लेते हैं, घर में जो भी है जैसा भी है उसको देख लेते हैं, लेकिन ब्रेड के संग क्या खाया जाता है? बटर ही तो खाया जाता है। तो वही तो, जब ब्रेड के संग बटर जाएगा तो राइटर ने एंड के संग दोनों को जोड़ दिया, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसके संग ये चीज जाती ही जाती है। तो ब्रेड एंड बटर, इसीलिए दोस्तों इज लगेगा। आप कैसे खाते हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन ब्रेड के संग बटर जाता है और दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, इसीलिए दोनों के विचार और थिंग एक ही है, इज माई ब्रेकफास्ट। ये दोनों मेरे ब्रेकफास्ट है। केवल ब्रेड आपका ब्रेकफास्ट कैसे हो सकता है? सूखी ब्रेड खाओगे क्या? नहीं ना, इसीलिए। ऐसे ही थर्ड, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये तो आपने कहानी सुनी होगी खरगोश की, राइट? कछुए खरगोश की कहानी सुनी है, आई होप कि बहुत लोगों ने सुनी होगी। केवल धीमे दौड़ने से रेस नहीं जीती जाती है, और लगातार दौड़ने से भी रेस नहीं जीती जाती है, लेकिन धीमे दौड़ें और लगातार दौड़ें। माना कि धीमे दौड़ो, लेकिन लगातार होना बहुत जरूरी है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो स्लो और स्टडी क्या है? ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया, विंस का, और ये सही है। तो स्लो एंड स्टडी विंस, विन प्लूरल होता है, विंस सिंगुलर है। ठीक है, तो ये रूल यही कहता है जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों के विचार जो हैं सेम है, एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं या एक ही काम कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 2 आ जाओ बच्चों, रूल नंबर 3 सभी के लिए बताते जाना मुझे
प्लीज प्लीज प्लीज, यदि आपको क्लियर हो रहा हो तो, क्योंकि मैं आशान्वित रहूंगा और मुझे आशा है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, राइट। नंबर थर्ड ने कहा इफ टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड रेफर टू द सेम थिंग और पर्सन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। सेकंड रूल का भाई है ये, जो सेकंड रूल ने कहा वही थर्ड रूल कह रहा है, कुछ अलग नहीं कह रहा। इसने क्या कहा, यदि दो सिंगुलर नाउन कनेक्ट हैं एंड से और ये रेफर करते हैं, दिखाते हैं एक ही वस्तु को या एक ही व्यक्ति को, दो नाउन अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं और ये एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, एक ही चीज को दिखा रहे हैं, तो भैया वर्ब सिंगुलर आएगी। पहले वाला रूल भी यही कह रहा था, दूसरा वाला भी यही कह रहा है। क्या अंतर है? अंतर है, यहां इंसानों की बात की जा रही है, वहां वस्तुओं की बात की जा रही थी, बस ये अंतर है। जैसे देखेंगे, यहां मैंने आपसे कहा द पोस्टमैन एंड राइटर, कितने लोग हैं ये? दे आर द टू डिफरेंट पीपल, दीज आर टू डिफरेंट पीपल। एक बंदा है पोस्टमैन और एक है राइटर, ठीक है। लेकिन गौर फरमाने वाली बात क्या है? गौर फरमाने वाली बात यह है कि एंड तो लगा हुआ है इसके संग, ये नहीं है गौर फरमाने वाली बात। गौर फरमाने वाली बात यह है कि पोस्टमैन के आगे द है लेकिन राइटर के आगे द नहीं है। ऐसी नाइंसाफी क्यों? ऐसी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए थी। अब नहीं होनी चाहिए थी तो क्या होना चाहिए था? तो यह होना चाहिए था कि यदि एक के आगे दी लगा हुआ है और दूसरे के आगे नहीं है, तो इसका मतलब इंग्लिश में होता है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। सही समझे हैं, बिल्कुल सही समझे हैं प्रभु। जो पोस्टमैन है वही राइटर है, उसके लिए इंग्लिश यही लिखी जाती है द पोस्टमैन एंड राइटर। यदि आपने लिख दिया द पोस्टमैन एंड अ राइटर तो ये एक राइटर हो जाएगा अलग वाला। यदि आपने लिख दिया द पोस्टमैन एंड द राइटर तो ये दो अलग अलग लोग हो जाएंगे। लेकिन जब एक ही व्यक्ति को दिखाना है आपको और ये दो पोस्ट दिखा रहे हैं एंड से अलग अलग, तो इसका मतलब यह है कि दो पोस्ट मतलब एक व्यक्ति की दो अलग अलग पोस्ट हैं, लेकिन व्यक्ति एक है, जो पोस्टमैन भी है और राइटर भी है। क्लियर? सो जो पोस्टमैन है वही राइटर है और अराइव्स वो मेरे घर आता है। अराइव्स सिंगुलर वर्ब है, वर्ब में एस लग गया, ईएस लग गया, सिंगुलर हो गई, वर्ब में एस हट गया, प्लूरल हो जाएगी। तो द पोस्टमैन एंड राइटर अराइव्स, पोस्टमैन जो है वो कहां आता है? वो राइटर जो है, पोस्टमैन और राइटर जो है वो मेरे घर आता है, मतलब दोनों एक ही व्यक्ति है। सेकेंड एग्जाम्पल समझेंगे अब एक और, हिज ब्रदर एंड गाइड। भाई अलग है, गाइड अलग है, राइट। लेकिन ब्रदर के आगे तो हिज है, लेकिन गाइड बेचारा सूना पड़ा हुआ है, उसके आगे कोई भी किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है, कोई भी यहां पे डिटरमाइनर नहीं है कि कोई यहां पे लगा हो ए एंड द, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसी का मतलब है कि ये जो हिज है दोनों के लिए लगा है, जो उसका भाई है और गाइड है, मतलब रिलेशन में उसका भाई है लेकिन प्रोफेशन में वो एक गाइड है। तो यहां पे एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, जो भाई है जो कि गाइड है, हैज कम, वो आ चुका है, तो हैज सिंगुलर वर्ब होती है। वही उसने कहा राइटर ने कि एंड के संग जुड़े हुए हैं दो व्यक्ति अलग अलग, लेकिन एक ही विचार को दिखा रहे हैं, एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, एक ही वस्तु की ओर, तो वर्ब सिंगुलर है। एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, द ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब होता है दोस्तों प्रवक्ता, जो भाषण देता है। एंड स्टेट्समैन इज कमिंग, आ रहे हैं, तो वही वाली बात कि ऑडिटर के आगे आपने द लगा रखा है लेकिन स्टेट्समैन के आगे द नहीं है। ऑडिटर के आगे द है लेकिन स्टेट्समैन के आगे द नहीं है। सो व्हाट इज दैट मीन? इट मींस द पर्सन हु इज वर्किंग एज एन ऑडिटर ही इज द सेम गाय हु इज अ स्टेट्समैन, वही स्टेट्समैन है और दोनों के दोनों एक ही हैं, तो इज द राइट आंसर। इज कमिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पे हमें सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो सिंगुलर वर्ब क्या हो गई? इज हो गई। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से। द ऑडिटर एंड स्टेट्समैन इज कमिंग, हमने इसका यूज क्यों कर दिया? क्योंकि यहां पे दोनों व्यक्ति एक ही हैं। सो दोस्तों यही इस रूल ने कहा था, ठीक है। चलो रूल नंबर थर्ड हो गया, रूल नंबर फोर्थ। मैं आशा कर रहा हूं कि आप सबने बहुत अच्छे से समझा होगा इन रूलों को, मजा आ रहा होगा, सबको मजा आ रहा होगा, राइट। हर हर गंगे राधे श्याम, सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। मस्ती से दोस्तों बैठे और हर एक चीज को बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक है। मैं कहीं हड़बड़ी नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं समझा पाऊं, और मेरी कोशिश ये भी है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको ग्रैब भी कर रहे होंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि आज हम ये कर रहे हैं, कल इसके कुछ एरर्स भी करेंगे मिक्स, तो इसीलिए क्लास कंप्लीट होने के बाद आप प्लीज इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, राइट, जिससे ये कि आपको एरर्स करने में सुविधा हो। तो एरर्स कैसे भी होंगे, कितने भी टिपिकल होंगे, कठिन होंगे, सिंपल होंगे, वो आपको मजा देने वाले हैं, ठीक है। और फीडबैक जरूर दीजिएगा, प्लीज फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि फीडबैक जो है ना वो मेरे लिए मोटिवेशन है। जैसे आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है, मैं हूं आपको पढ़ा रहा हूं,
तो मुझे कौन पढ़ाएगा? तो मुझे आपके फीडबैक्स पढ़ाएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, कैसा लग रहा है और आप क्या चाहते हैं मुझसे, दोज ऑल थिंग्स। चलिए, सो नाउ रूल नंबर 4, इफ टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड, भैया फिर से एक रूल आ गया वही, यदि दो सिंगुलर नाउन कनेक्ट है एंड से, रेफर टू टू डिफरेंट थिंग्स। यहां इसने अलग बात कर दी। अभी तक बात कर रहे थे कि सेम थिंग को दिखाते हैं, अब ये कह रहा है डिफरेंट वस्तुओं को और डिफरेंट व्यक्तियों को दिखाएं तो वर्ब प्लूरल लगती है। अभी तक वर्ब सिंगुलर लग रही थी, अब प्लूरल लग रही है। प्लूरल वर्ब क्यों लगी? क्योंकि यहां दो अलग अलग वस्तुओं को या दो अलग अलग व्यक्तियों की ओर इशारा किया जा रहा है, इसीलिए। समझेंगे एग्जाम्पल से, जो कि आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में दोस्तों यहां लिखा हुआ है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जाम्पल ने क्या कहा, द ऑरेटर, वही वाला एग्जाम्पल ले लिया पहले वाला, एंड द सिंगर। ओहो, देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में द बाद में नहीं था, लेकिन यहां द दोनों जगह है। द ऑरेटर है एंड द सिंगर है, मतलब ये दो अब एक व्यक्ति नहीं है, ये दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। एक ऑरेटर है वक्ता, एक सिंगर है गायक, ये दोनों अलग अलग हैं, तो अराइव लगेगा, अराइव्स नहीं होगा। बिल्कुल सही है, प्लूरल वर्ब। सेकंड, अ रेड, एक लाल, एंड अ ब्लैक, और एक काली गाय। यहां पे दो अलग अलग गायें हैं, तो गाय दो हैं, कलर क्या है, एक लाल कलर की और एक काली कलर की है। आर ग्रेजिंग, आर ग्रेजिंग क्यों लगा दिया हमने? क्योंकि यहां पे दो गायों की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही द राइटर एंड द फिलोसोफर, एक द लगा है राइटर के आगे, एक फिलोसोफर के आगे द लगा है, तो दोनों अलग अलग हैं। एक राइटर है, लेखक है, और एक फिलोसोफर है, हैव कम, तो वर्ब प्लूरल लग गई। हैज सिंगुलर होती है, हैव प्लूरल होती है। यहां दो अलग अलग व्यक्तियों की बात की जा रही है। And whenever somebody is talking about two different people, or might be he is indicating two different things, so we have to use plural verb over there, right? So this is what the writer has used. Clear हो गया सभी को अच्छे से? आगे बढ़े, चलो ये क्लियर हो गया तो आगे आ जाओ। रूल नंबर 5, एवरीवन, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि आपका सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है, वो सिंगुलर है, द प्लूरल वर्ड दैट कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट, वो प्लूरल शब्द, वो बहुवचन शब्द जो आता है सब्जेक्ट के बीच में और उसकी वर्ब के बीच में। राइटर ने क्या कहा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, लेकिन कोई प्लूरल वर्ड, कोई प्लूरल शब्द, कोई बहुवचन शब्द वर्ब और उसके सब्जेक्ट के बीच में आ जाए तो डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ इट्स वर्ब, तो उससे वर्ब पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कहा मैंने? यदि कोई सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और कोई वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कोई दूसरा शब्द लगा दिया जाए, कोई दूसरा वर्ड आ जाए, तो उससे वर्ब पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब राइटर कहना चाह रहा है कि गुमराह होने की जरूरत नहीं है। इंसान कुछ भी कहे, आपके इरादे जो है ना वो अडिग होने चाहिए, वो मजबूत होने चाहिए, फौलादी होने चाहिए। बीच में कितने भी लोग भसड़ कर दें, बीच में कितने भी लोग अपनी अपनी बातें कर लें, लेकिन आपको ने कहा कि मैं सत्य हूं, जो मैंने ठान लिया वही सही है, तो इसका मतलब वो सही है, आपको चीजें डगमगा नहीं सकती। वही राइटर ने कहा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ही होगी, फिर कितने और दूसरे वाले वर्ड्स आ जाएं उससे मैटर नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज अराइविंग हियर, तो यहां देखने वाली बात यह है कि बात किसकी हो रही है, अ टीम की। यहां पे हमारा सब्जेक्ट दोस्तों प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि टीम तो किसी की भी हो सकती है, टीम तो किसी की भी हो सकती है। यहां पे प्लेयर्स की हो सकता है कोई और भी होता, अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स होता, अ टीम ऑफ बॉयज होता, गर्ल्स होता, कुछ भी हो सकता था, लेकिन है क्या, हम बात कर रहे हैं टीम की, और अ टीम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी, इज। यहां ये जो दूसरा वर्ड आ गया है बीच में प्लेयर्स, ये गुमराह करने के लिए आया है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे आर लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, अ टीम। तो इसीलिए सही आंसर क्या हो गया, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा टीम है, और हमने बचपन से पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो हमने पार्थ सर की क्लास में पढ़ लिया कि सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट हमारा यदि प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी, और अ टीम ए लग गया तो ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाज नॉट गुड। आप यहां पे बात कर रहे हैं मैंगोज की, लेकिन सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो हमारा है क्वालिटी। क्वालिटी हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि क्वालिटी हमारा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है हमारा, सब्जेक्ट भी है, इसीलिए वर्ब हमारी वॉज लगी है। यहां पे वेयर का यूज मत कर दीजिएगा। वर्ब क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैंगोज हमारा सब्जेक्ट नहीं है। यहां पे मैंगोज के प्लेस पे एप्पल हो सकता था, बनाना हो सकता था, गुआवा हो सकता था, लीची हो सकता था, पाइनएप्पल हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की। क्वालिटीज नहीं है, क्वालिटी है, सिंगुलर है, वाज नॉट गुड।
ठीक है। इसी तरह दोस्तों नंबर थर्ड, अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की क्या? आर्टिकल्स की लिस्ट। तो यहां पे राइटर ने कहा अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स इज ऑन द टेबल। जो आर्टिकल्स की लिस्ट है वो टेबल पे है। तो जब आपने कहा द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स मतलब अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, तो अ लिस्ट जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए आप दोस्तों हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इसीलिए राइटर ने कहा अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स इज ऑन द टेबल। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर और इसीलिए हमारा सेंटेंस सही हो गया। आई होप कि आपको ये बात अच्छी समझ में आ रही होगी। एवरीबॉडी इज गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब सिंगुलर लगाई, बाकी जो बीच में प्लेयर्स, मैंगोज और आर्टिकल्स आ गए उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 6 बच्चों। 6 कह रहा है व्हेन द वर्ड्स आर एडेड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, नो लेस देन एंड एक्सेप्ट अ सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड। अरे बाप रे, इतनी भयंकर सी इंग्लिश में क्या लिख डाला। अरे भैया बड़ी चिंदी चोरों वाली इंग्लिश है, बहुत सिंपल है, समझ गए होगे। राइटर ने कहा जब व्हेन द वर्ड्स आर एडेड, किन्हीं शब्दों में ऐड किया जाता है टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या ऐड कर दिया जाता है? विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, नो लेस देन और एक्सेप्ट। क्या मतलब है? विद मतलब साथ, टुगेदर मतलब उसके साथ, एज वेल एज मतलब साथ साथ, नो लेस देन मतलब इससे कम नहीं और एक्सेप्ट मतलब के सिवाय। अ सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड, तो हम सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं। राइटर कहना चाह रहा है कि किसी सिंगुलर वर्ड के साथ यदि इन शब्दों का यूज कर दिया जाए तो हमें घबराना नहीं है, वर्ब हमारी सिंगुलर ही लगेगी। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, व्हेन द वर्ड्स आर एडेड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात कर दी राइटर ने, खत्म काम, यही पकड़ना था हमें। हमारा जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो क्या मतलब हमें किसी और से, फिर कुछ भी लगा दो। तो राइटर ने कहा कि सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है और उनके साथ ये शब्द यदि आ गए तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। एग्जाम्पल देखेंगे, द किंग विद हिज कर्टियर्स, ये दिक्कत थी यहां पे। राजा सब्जेक्ट है हमारा, द किंग जो है वो क्या है दोस्तों? वो सब्जेक्ट है, विद के संग जुड़ा हुआ है और विद के संग जुड़ गया कर्टियर्स, लेकिन सब्जेक्ट हमारा कर्टियर्स नहीं है, सब्जेक्ट हमारा द किंग है, क्योंकि द किंग के लिए विद आ रहा है। राजा किसके साथ? दरबारियों के साथ। तो सब्जेक्ट हमारा किंग है ना कि कर्टियर्स, और इसीलिए चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर लगी, हैज अराइव्ड। द किंग विद हिज कर्टियर्स हैज अराइव्ड, राजा जो है दरबारियों के संग आ चुका है। द किंग विद हिज कर्टियर्स हैज अराइव्ड एंड दैट्स फॉर ऑल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हो गया? तो दोस्तों यहां पे हैज लग गया। इसी तरह सेकंड आ जाइए। सेकंड में कहा राइटर ने द कमांडर विद हिज आर्मी। अब आर्मी तो आर्मी है भैया, बहुत बड़ी आर्मी है, लेकिन बात किसकी हो रही है? कमांडर की। तो कमांडर अपनी आर्मी के संग क्या हुआ? वॉज कैप्चर्ड, पकड़ा गया, उसको देखा गया, उसको कैप्चर किया गया। तो यहां पे सब्जेक्ट हमारा कमांडर है, इसीलिए हमारी वर्ब जो है वो भी सिंगुलर लगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। सो द कमांडर विद हिज आर्मी वॉज कैप्चर्ड, सिंपल। ठीक है, अब आ जाइए नंबर थर्ड पे, द कैप्टन एज वेल एज द क्रू। यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कैप्टन की। कैप्टन के साथ साथ क्या आ गया? एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब साथ साथ। अब कैप्टन के साथ साथ उसका क्रू, लेकिन क्रू की बात आप कितनी भी कर लीजिए, लेकिन बात चल रही है दोस्तों कैप्टन की। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब हमारी सिंगुलर आई, हैज। कैप्टन के साथ साथ उसका जो क्रू है, उसका जो जहाजी बेड़ा है वो डूब गया, हैज ड्रॉन्ड। तो डूबा कौन? भले ही सब डूब गए, लेकिन पहले कैप्टन डूबा, तो कैप्टन के साथ साथ डूबे ना। तो मेन जिम्मेदारी कौन की थी? कैप्टन की थी। तो कैप्टन एज वेल एज, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर। तो यही रूल ने कहा यदि किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये वर्ड्स ऐड हो जाएं और इनके बाद कोई वर्ड आ जाए तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। यही हम पूरे वर्ब चैप्टर में समझते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, चलो रूल नंबर 7, मैं आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, मस्ती के साथ सभी लोग समझ रहे होंगे ध्यान से। चलो रूल नंबर 7 कह रहा है अ सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, काफी स्टूडेंट्स में दिक्कत दे जाते हैं। एक सिंगुलर वर्ब की जरूरत होती है इन फॉलोइंग वर्ड्स के साथ, जैसे एवरी, ईच, समवन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, नन,
वन, नो वन, somebody। इन वर्ड्स को गांठ बांध लें अपने अपने पल्लुओं से, इनको याद कर लें या लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इन वर्ड्स के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। वही राइटर ने कहा कि भैया, राइटर ने क्या कहा? राइटर ने कहा अ सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड विद द फॉलोइंग। एक सिंगुलर वर्ब की हमें जरूरत पड़ती है। अ सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड इन शब्दों के साथ। कौन कौन से शब्द? एवरी, ईच, समवन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, नन, वन, नो वन, समबडी। ठीक है। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द फ्रेंड इज इंटेलिजेंट। ईच है, ईच के लिए इज लग गया क्योंकि इनके संग सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो ईच ऑफ द फ्रेंड इज इंटेलिजेंट। ऐसे ही नन ऑफ माई ब्रदर ड्रिंक्स, नन के संग क्या लग गया? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लग गई, ड्रिंक्स। ड्रिंक्स यहां पे वर्ब है, ध्यान रखेंगे, एक्शन, जो एक्शन ले ले वो वर्ब है। ऐसे ही somebody was there, तो somebody के लिए was लग गया क्योंकि somebody हमारा सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो बच्चों वर्ब ऑटोमेटिकली सिंगुलर ही बनेगी, तो इसीलिए somebody was there, somebody के लिए was लग गया। ठीक है। ये सब वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है क्योंकि वर्ड्स सिंगुलर हैं, तो वर्ब सिंगुलर होगी। चलो, रूल नंबर 8, माय डियर्स, नियर्स एंड चीयर्स, कम ऑन माय चिपमंक्स, when two or more singular subjects are joined by either or neither nor a singular verb is required। ये क्या कह दिया राइटर ने? भैया वही कह रहा है जो आप सुन रहे हैं। राइटर ने कहा कि जब दो और दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता जुड़ जाएं ईदर और नीदर नॉर के साथ, अ सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड, तो हमें जो वर्ब चाहिए वो हमेशा सिंगुलर चाहिए। फिर से देखेंगे, when two or more singular subjects, जब दो और दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय ईदर और नीदर नॉर, वो जुड़ जाएं ईदर और नीदर नॉर से, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब की जरूरत होती है। हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। कब? जब दो सब्जेक्ट, when two or more singular subjects are joined by either or neither, तो समझ लें ईदर नीदर से यदि सिंगुलर सब्जेक्ट, ईदर के इधर भी सिंगुलर और इधर के उधर भी सिंगुलर, नीदर के इधर भी सिंगुलर और नीदर के उधर भी सिंगुलर, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी, चाहे दो सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ईदर यू और योर ब्रदर, दो सब्जेक्ट हैं, एक है यू और योर ब्रदर। अरे बाप रे, ये तो सर दो सब्जेक्ट हो गए, दो का मतलब ये होगा कि वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। नहीं सरकार, यही तो राइटर ने कहा, ईदर और के संग दोनों यदि सिंगुलर हैं, एक वचन है, बहुवचन नहीं, दोनों यदि सिंगुलर हैं, तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। तो यहां पे आ गया हैज डन दिस, या तो तुमने और या तुम्हारे भाई ने ये किया है, तो ईदर यू और योर ब्रदर हैज डन दिस, योर ब्रदर सिंगुलर है। सेम इसी तरह, नीदर आदित्य नॉर माधव वॉज रीडिंग, ना तो आदित्य और ना ही माधव पढ़ रहे थे, तो वॉज रीडिंग आ गया। सिंपल है, ना तो आदित्य, नीदर आदित्य नॉर माधव वॉज रीडिंग, पढ़ रहे थे, तो वॉज क्यों आया? क्योंकि नीदर नॉर के संग दोनों ओर सिंगुलर लगे हैं। यहां ऊपर वाले रूल में ईदर के संग यू और योर ब्रदर सिंगुलर है। थर्ड है ईदर ऑफ दैम, ईदर आ गया यहां पे, तो वॉज आएगा। जैसा कि हमने पहले वाले रूल में पढ़ा था, ईच, एवरी, नन, ईदर, नीदर, ये सब सिंगुलर लेते हैं, तो ईदर ऑफ दैम वॉज सपोज टू बी हियर, वॉज सपोज, आप में से किसी को यहां होना ही चाहिए था, तो ईदर ऑफ दैम वॉज, यहां वेयर नहीं आएगा, वॉज सिंगुलर। इज इट क्लियर एवरीवन? मस्ती के साथ चलिए, मस्ती से खाते पीते पढ़ो यार, कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह रहा कि नहीं ठीक है बिल्कुल ही हड़बड़ में पढ़ना है। मस्ती के संग देखेंगे क्लास को, ठीक है, मजा आना चाहिए। देखिए बिना मजा के ना क्लास में मजा होना जरूरी है, और बिना मजा के क्लास यदि होना तो मजा सा नहीं आता, बोरिंग सी क्लास हो जाती है। सो व्हाट आई वांट पर्टिकुलर पर्सनली दैट फन करें, मस्ती से पढ़ें, सीरियसनेस जरूरी है, आप सीरियसनेस के साथ पढ़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियसनेस जो है ना वो क्लास के स्टैंडर्ड को थोड़ा बोर्डम बना देती है। सो देयरफॉर आई एम सेइंग, तो मस्ती के संग चिल होके पढ़ें। और इंग्लिश इज व्हाट? इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। A language means just try to speak, try to just have in your genes, try to use that much and more in your language. That's what all English is. क्या कह रहे हो सर, कुछ अलग ही बोल जाते हो? हाँ चलिए दोस्तों, आइए रूल नंबर 9, when a plural subject and a singular subject are joined by neither nor either or। रूल वही है जो हमने भी 8 में पढ़ा था, रूल नंबर 8, लेकिन उसका एक हायर वर्जन है, अभी नया वर्जन आ गया। राइटर ने कहा कि जब कोई प्लूरल सब्जेक्ट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन हो जाए नीदर नॉर और ईदर और से,
जब एक प्लूरल सब्जेक्ट और एक सिंगुलर सब्जेक्ट नीदर नॉर और ईदर और से जुड़ जाए, द वर्ब एंड द प्रोनाउन मस्ट बी इन अग्रीमेंट विद द नियरर वन। तो जो वर्ब और प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा बगल वाले के अकॉर्डिंग आते हैं। सर बगल वाले के अकॉर्डिंग आपने क्या क्या डाला? देखिए पहली बात तो इससे पहले वाले रूल में बात की गई थी दोनों सिंगुलर हो, लेकिन इसमें बात की गई है कि एक प्लूरल सब्जेक्ट हो और एक सिंगुलर हो। पहले तो इस पर ध्यान रख लें, दोनों सिंगुलर हैं तो वर्ब ससुरी सिंगुलर ही आएगी, लेकिन अब एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है तो लास्ट में जो होता है या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो वही राइटर ने कहा व्हेन अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड अ सिंगुलर सब्जेक्ट, जब कोई बहुवचन करता और कोई एक वचन करता आर जॉइंड बाय नीदर नॉर ईदर और, वो जुड़े हुए हैं नीदर और ईदर से, तो जो वर्ब होती है बच्चों और जो प्रोनाउन होता है मस्ट बी इन अग्रीमेंट। मोडाल के संग हमने बी का यूज कर दिया, इसका मतलब हो गया होना चाहिए, और वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? विद द नियरर वन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। इंपॉर्टेंट चीज क्यों है? हम लोग ये जानते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, लेकिन भैया उस समय क्या होगा प्रभु जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल पचड़े पड़ गए। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी बात है भाई। एक मां के पास दोनों बच्चे लेटे हुए हैं, तो आपने कभी भी देखा होगा कि मां के पास जब दोनों बच्चे लेटे हुए हैं तो उन दोनों को ही मां का प्यार सेम मिलेगा, लेकिन यदि एक बच्चा अलग लेट गया, थोड़ा दूर लेट गया तो कम मिलेगा। वही यहां पे है कि जब आपने सब्जेक्ट यूज किया तो जो वर्ब के नजदीक सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे आप एग्जांपल के साथ। एग्जांपल में क्या कहा? नीदर सुशीला नॉर दे, तो लास्ट में सब्जेक्ट क्या है आपका? लास्ट में है दे। देखिए सुशीला जो है वो तो सिंगुलर लग गई, आ गई, सिंगुलर है ये, लेकिन बगल में जो वर्ब आ रही है उसके बगल का सब्जेक्ट क्या है? दे, तो भैया दे के अकॉर्डिंग वर्ब लग गई वेयर, एंड दैट्स सिंपल। आप वर्ब का यूज जो करेंगे वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि बाद पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आंसर हो गया, इसीलिए आपने कर दिया नीदर सुशीला नॉर दे वेयर इन द ऑफिस। ना तो सुशीला ऑफिस में थी और ना ही वो व्यक्ति थे, तो दे के अकॉर्डिंग वेयर आप प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, वॉज का यूज भाई साहब गलती से मत कर देना, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्यों? हम में से बहुत लोग सोचेंगे सर सुशीला यहां पे सब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि सुशीला सिंगुलर है। इससे कोई मतलब नहीं बनता, सब्जेक्ट जो है वो आपका हमेशा नीदर नॉर के संग बाद वाला बनेगा। ऐसी सेकंड एग्जांपल ने कहा नीदर वी, ना तो हम, नॉर ही इज, ना ही वह, इज गोइंग टू द जू, ना तो हम जा रहे हैं और ना ही वो जा रहा है। तो भैया ना तो हम जा रहे हैं ना वो जा रहा है, तो लास्ट में क्या है? लास्ट में है ही के लिए वर्ब आ गई इज, एंड दैट्स फॉर ऑल। इसी तरह आप आ जाइए ईदर अजीत और हिज फ्रेंड्स, या तो अजीत और या फिर उसके दोस्त हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या लग गया? वेयर। अब फ्रेंड्स प्लूरल है तो वेयर आ गया यहां पे। यहां आप अजीत के अकॉर्डिंग वर्ब मत लगाइएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। इधर अजीत और हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब लग गई। इससे पहले में भी वी प्लूरल था लेकिन ही सिंगुलर था, बाद में ही था, उसके अकॉर्डिंग इज लग गया। यही आपसे रूल कहता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। 188 right from 5:30 to 7:30 still half an hour right। so I hope कि आप सबको समझ में आया होगा, right? there should not be any kind of doubt in anybody's mind कि नीदर नॉर और इधर और के साथ जो सब्जेक्ट हमारा लगे, जो वर्ब हमारी लगेगी वो बाद वाले के अकॉर्डिंग लगती है। तो हमने वेयर लगाया दे के अकॉर्डिंग, इज लगाया ही के अकॉर्डिंग, वेयर लगाया फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने वो मां का एग्जांपल दिया ना, तो मां के एग्जांपल मैंने इसलिए दिए दोस्तों, मुझे ध्यान है बचपन में हम भाइयों में लड़ाई होती थी मम्मी के पेट पे हाथ रखने के लिए, बिकॉज वी डाई फॉर आवर मदर्स बेली, यू नो, कि बचपन था तो माँ के पेट पे हाथ रखते थे। तो क्या होता था कि यार मम्मी का पेट मुझे भी चाहिए होता था रात में सोने के लिए, हाथ रखने के लिए, भाई को भी चाहिए होता था। तो अब मम्मी के बगल में जो सो गया वो हाथ रख लेगा, तो इसीलिए मम्मी के अगल बगल में सोते थे हम लोग, जिससे दोनों मम्मी के पेट पे हाथ रख लेते थे, राइट? तो ऐसा बहुत सबके लाइफ में होता होगा और आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ होता है। तो खैर एग्जाम्पल है। सो आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, मस्त दोस्तों, और मस्ती के साथ समझिए, हर एक चीज को समझिए, और साथ ही साथ मुझे बताते चलिए कि क्या आप समझते जा रहे हैं अच्छे से। यदि समझते जा रहे हैं तो ऐसे ही समझते चलिए, राइट? और कमेंट बॉक्स को भरते चलिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताते चलिए कि आपको कितना और समझ में आ रहा है, कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए। सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। बहुत ही सिंपल सा रूल है। कुछ नाउन
विच आर प्लूरल इन फॉर्म, जो दिखते हमें प्लूरल हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग, वो भले ही दिखते हमें प्लूरल हैं लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी वो सिंगुलर लेंगे। मतलब दिखने से कुछ नहीं होता, वो हमें दिखते भले ही प्लूरल है, बहुवचन, लेकिन उनका मीनिंग जो निकलता है, उनका जो अर्थ निकलता है वो सिंगुलर निकलता है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है पीछे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैथमेटिक्स प्लूरल हो गया। मैथमेटिक्स जो है वो है सिंगुलर, इसीलिए इसके संग वर्ब जो लगी वो इज लगी। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, सेम इसी तरह द न्यूज वॉज, न्यूज में एस लगा हुआ है क्योंकि न्यूज में से यदि एस हटा दोगे तो वो नया हो जाएगा, न्यू। तो ये वर्ड है अपने आप में जो कि सिंगुलर है, तो ये हमेशा वॉज लेगा। द न्यूज वॉज टू गुड टू बिलीव, द न्यूज वॉज टू गुड टू बिलीव, तो यहां पे आपने वॉज क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। यहां पे इस क्यों लगाया? क्योंकि मैथमेटिक्स सिंगुलर है। वही राइटर ने कहा था कि दिखने में वर्ड भले ही प्लूरल हो, लेकिन यदि उसका मीनिंग सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर लगेगी। ठीक है, नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर नेक्स्ट ने कहा, रूल नंबर 11 ने आपसे, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो विच आर सिंगुलर इन फॉर्म, फॉर्म में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल इन मीनिंग, मीनिंग में प्लूरल होते हैं, राइट? उनका मीनिंग जो होता है प्लूरल निकलता है। फिर से रिपीट करूंगा, कुछ नाउन जो कि फॉर्म में सिंगुलर होते हैं, विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग, लेकिन मीनिंग में प्लूरल होते हैं, टेक अ प्लूरल वर्ब, उनके साथ वर्ब बच्चों हमेशा प्लूरल लगेगी। जैसे कि देखिए, पहले एक बार रूल को फिर समझ लीजिए। पहले वाला रूल था जो दिखते प्लूरल हैं होते सिंगुलर हैं। दूसरा वाला रूल क्या है? जो कि दिखते सिंगुलर हैं लेकिन प्लूरल मीनिंग में होते हैं, होते प्लूरल हैं। दिखते सिंगुलर हैं लेकिन उनका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो प्लूरल होते हैं। एग्जाम्पल, द कैटल, अब कैटल में भैया कहीं भी एस नहीं है, तो यदि हमें मीनिंग नहीं मालूम ना तो हम धोखा खा जाएंगे, राइट? कि हमें लगेगा ये सिंगुलर है लेकिन ये है प्लूरल, क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए और होगा भी कि कैटल का मतलब होता है गाय और भैंसों का झुंड, मतलब मवेशी है। तो कैटल प्लूरल है इसीलिए आर लग गया। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल मतलब मवेशी जो हैं वो चर रहे हैं फील्ड में। ठीक है, इसी तरह सेकंड, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस प्लूरल है, एक पुलिस होगी तो वो पुलिस मैन होगा, एक पुलिस मैन कहलाता है, लेकिन पूरे पुलिस की टोली पुलिस कहलाएगी, तो ये प्लूरल है इसीलिए हैव आया। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, एंड दैट्स इट। नंबर 12 आप सबकी स्क्रीन पर, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, एक कलेक्टिव नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। राइटर ने कहा एक कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया समूहवाचक संज्ञा। एक जो संज्ञा समूहवाचक होती है, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। व्हेन द कलेक्शन इज थॉट एज अ होल, जब उस कलेक्टिव नाउन में यह दिखाया जाए कि वो संपूर्ण चीज को खुद ही साझा कर रहा है, वो खुद ही दिखा रहा है, खुद ही बांट रहा है, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या कह दिया मैंने? फिर से देखेंगे, एक कलेक्टिव नाउन, एक समूहवाचक संज्ञा सिंगुलर वर्ब लेती है, एक वचन वर्ब क्रिया लेती है। व्हेन, जब कलेक्शन इज थॉट एज अ होल, जब वो सारा का सारा एक ही ग्रुप में आ जाए, एक ही चीज में आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे आप, द कमीशन हैज रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट, एक कमीशन है तो कमीशन मतलब एक ग्रुप बना लोगों का या जजों का, या कुछ लोगों ने अपना एक कमीशन बनाया, उस कमीशन में 5 लोग थे, उन लोगों ने एक रिपोर्ट रिलीज करी, तो पांचों ने मिलकर ही तो रिपोर्ट रिलीज करी होगी, पांचों ने सहमति जताई होगी जब भी तो रिपोर्ट रिलीज हुई होगी। यदि पांचों में से 2 सहमत नहीं थे तो रिपोर्ट रिलीज कैसे हो जाएगी भाई? ठीक है ना? सो द कमीशन हैज रिलीज्ड, तो कमीशन के संग आपने हैज रिलीज्ड, हैज के संग थर्ड फॉर्म लगा दी। क्यों किया आपने ऐसा? सिंपल सा था, क्योंकि द कमीशन हैज, कमीशन पूरी की पूरी जो है वो रिपोर्ट रिलीज कर रही है, इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। इट्स जो है वो सिंगुलर होता है, देयर जो है वो प्लूरल होता है, याद रखिएगा। देयर क्या होता है? देयर प्लूरल होता है। सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? तो यहां पे प्लूरल नहीं आएगा, यहां पे आएगा सिंगुलर ही। क्यों? क्योंकि द कमीशन, पूरे के पूरे कमीशन ने मिलकर अपनी रिपोर्ट रिलीज कर दी। जब इन सबको एक ही सोचा जाता है तो ये वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं। ऐसे ही रूल नंबर 13 में क्या कहा राइटर ने? इसी का रूल है, लेकिन जब डिवाइड हो जाए, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब,
एक कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा क्या लेती है, प्लूरल वर्ब लेती है, बहुवचन वर्ब लेती है, क्रिया लेती है व्हेन द कलेक्शन इज नॉट थॉट एज अ होल, जब किसी भी प्रकार का जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है, उसको एक ना सोचा जाए। मतलब एक समूहवाचक संज्ञा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं लेकिन सबके डिसीजन अलग अलग हैं, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा, तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगी। अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज नॉट थॉट एज अ होल, जब कलेक्शन एक नहीं सोचा जाता। एग्जाम्पल, द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन द इशू, कमिटी को आपने डिवाइड कर दिया इशू पर, तो भाई कमिटी जो है वो डिवाइड हो गई। तो कमिटी में मान लीजिए 5 मेंबर थे, अब मुद्दा जो था, जो भी मुद्दा रहा हो, उसमें 2 ने कहा कि भाई ये मुद्दा बेकार है, हम इस पे सहमत नहीं है, जबकि 3 ने कहा कि नहीं हम तो सहमत हैं, तो कमिटी डिवाइड हो गई। और जब वो लोग एक ही नहीं रहे, डिवाइड हो गई, तो वर्ब आर लग गई। द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन द इशू, कमिटी डिवाइड हो गई इशू पर, द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन द इशू एंड दैट्स इट। इज इट क्लियर सबको? मस्ती से बस यही समझाना था मुझे। द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन द इशू, ये सेंटेंस हो गया। अब आ जाइए रूल नंबर 14 आप सबके लिए। When a plural noun is a proper name, जब कोई प्लूरल नाउन एक प्रॉपर नेम होता है फॉर सम सिंगल सब्जेक्ट, किसी सिंगल सब्जेक्ट के लिए। राइटर ने क्या कहा कि कोई प्लूरल नाउन यूज हुआ है, कोई बहुवचन आपने कर्ता यूज किया एक प्रॉपर नेम के लिए। प्रॉपर नेम मतलब राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, पपीता, धार्या, वट एवर, प्रॉपर कोई प्रॉपर नेम है जो कि दिखता हमें प्लूरल है। राइटर ये कहना चाह रहा है when a plural noun is a proper name, जब कोई प्लूरल नाउन कोई प्रॉपर नेम है फॉर सम सिंगल सब्जेक्ट, एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए, और सम कलेक्टिव यूनिट, और वो एक पूरी कलेक्टिव यूनिट को दिखा रहा है, इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, तो उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कोई ज्यादा ऊद-बिलाऊ चीज नहीं है। सिंपल सा राइटर कहना चाह रहा है जब कोई प्रॉपर नाउन है, किसी एक ही व्यक्ति को दिखा रहा है, एक ही वस्तु को दिखा रहा है, लेकिन वो लिखा हमेशा प्लूरल जाता है, तो भाई लिखने से क्या मतलब है, वो है तो सिंगुलर ना, भले ही प्लूरल लिखा जा रहा है लेकिन है तो प्रॉपर नेम, और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये बात आप दिमाग में रखिए, ठीक है। तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स, अब यूनाइटेड स्टेट, यूएसए का जो नाम है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, भले ही स्टेट्स है लेकिन है तो एक ही देश, तो इसीलिए वर्ब हैज लगेगी। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल, यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो द यूनाइटेड स्टेट्स हैज एक्सेप्टेड। ऐसे ही द अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, आप सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़िएगा, ठीक है, 6th 7th 8th 5th में ये बुक पढ़ाई जाती है। तो द अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है जो कि लगती प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, तो इज लग गया। द अरेबियन नाइट्स इज माई फेवरेट बुक, अरेबियन नाइट्स जो है वो मेरी एक फेवरेट बुक है, तो द अरेबियन नाइट्स इज माई फेवरेट बुक। और हमने इसका यूज क्यों किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, सिंपल सा, केवल एक ही रीजन है कि अरेबियन नाइट्स जो है वो एक लगने वाली प्लूरल लेकिन होती सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ आपने सिंगुलर वर्ब यूज कर दी, एंड दैट्स इट। आई होप दैट एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस वन। सबको क्लियर है? प्लूरल वर्ड प्रॉपर नाउन है, ये दोनों ही प्रॉपर नेम है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर लगी। रूल नंबर 15 आप सभी की स्क्रीन पर। When a plural noun denotes some specific quantity, जब कोई बहुवचन क्रिया नहीं करता, प्लूरल नाउन, जब कोई प्लूरल नाउन डिनोट करता है कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी को या अमाउंट को, कंसीडर्ड एज अ होल, और उन सबको एक ले लिया जाए। फिर से देखिएगा, जब कोई प्लूरल नाउन डिनोट करे, दिखाए, दर्शाए कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी या अमाउंट जिसको संपूर्ण तरह से लिया जाए, संपूर्ण तरह समझा जाए, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी। सर क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं, सिंपल कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे एग्जांपल 10 माइल्स, ये प्लूरल नाउन है लेकिन राइटर इस पूरे की बात कर रहा है कि जो 10 मील का रास्ता होता है ना, जो 10 मील होता है, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो एक लंबा डिस्टेंस होता है। तो राइटर ने इस क्यों लगाया? यहां इस लगाने का मेन जो रीजन है वो केवल एक ही है कि राइटर ने कहा 10 माइल्स, 10 मील जो होते हैं ना, तो 10 मील पूरे के पूरे ले लिए, एक सिंगल अमाउंट ले लिया, नंबर ले लिया, 10 माइल्स प्रॉपर ले लिया, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होगा। ऐसे ही यहां पे $20,000, अब प्लूरल लग रहा है आपको लेकिन वो कह रहा है इज अ लार्ज सम, 20,000 जो डॉलर है ना, वो पूरा का पूरा एक बहुत ही बड़ा सम है, तो $20,000 इज अ लार्ज सम, यहां इज आ गया। क्या रीजन है इज आने का?
सिंपल सा एक ही रीजन है, क्योंकि $20,000 जो है दोस्तों ये हमें लग प्लूरल रहे हैं, लेकिन ये क्वांटिटी एक ही दिखाई गई है। ऐसे ही लास्ट वन, 500 पैसे इज इक्वल टू 5 रुपी। 500 पैसे जो हैं वो इक्वल है 5 रुपी के। तो 500 पैसे तो भैया अलग अलग होते हैं ना, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, ऐसे कर करके 500 पैसे, उनका मतलब हो गया 5 रुपी। तो भले ही ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन 500 पैसे पूरे मिला के 5 रुपए बनते हैं। तो संपूर्ण को, कलेक्शन को एक ही माना गया, इसीलिए वर्ब इज आ गई। क्लियर? समझ में आया? एक बार और पढ़ोगे, आसान पड़ेगा, समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। एंड रूल नंबर 16 एंड द लास्ट, जी हाँ एग्जैक्टली, आपके सब्र की घड़ी जो है वो खत्म होती है। ठीक है, बस इस रूल को और देखेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, आपकी तरह चालाक हूं मैं भी, सबसे लास्ट में रखा है मैंने। तो राइटर ने कहा दोस्तों, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट, राइटर ने कहा व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? कोई भी WH फैमिली। जब किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट, कोई वर्ब दे रखी है, उसका सब्जेक्ट जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे दैट, हु, विच यहां पे दे रखा है, द वर्ब मस्ट बी इज अग्रीमेंट विद द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। तो वर्ब जो है वो उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट का मतलब होता है द नाउन विच इज यूज्ड बिफोर। मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, नाउन यूज्ड बिफोर, वही कहलाता है एंटीसीडेंट। ठीक है, तो राइटर ने क्या कहा? राइटर ने कहा जब कोई वर्ब का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब WH फैमिली है, तो वर्ब जो है वो किसके संग आएगी? विद द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। तो उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है, वर्ब हमेशा उसके अकॉर्डिंग आती है। एग्जाम्पल से समझिए इसको, देखिए, ही इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज दैट हैव लिव्ड हियर। वो उन चालाक लड़कों में से एक लड़का है जो लड़के यहां रहे थे। तो देखिए, गौर देने वाली बात यह, ही के लिए इज आ गया, ही इज, ही का ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? ही हो गया। तो ही इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज दैट, अब यहां पे दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसा कि यहां दे रखा था दैट रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है। ठीक है, अब दैट यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद एक वर्ब यूज हुई है हैव। अब ये वर्ब ससुरी किसके लिए आई है? इसका सब्जेक्ट कौन है? तो राइटर ने वही कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आया है? बॉयज। इस बॉयज के अकॉर्डिंग दोस्तों हैव आया। ये वर्ब जो आ रही है, ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है, और सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो गया। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? ही इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज, वो उन चालाक लड़कों में से एक चालाक लड़का है। वो लड़के जो हैव लिव्ड हियर, जो भी यहां रहे, उनमें से वो लड़का भी यहां रहा और वो चालाक है। एग्जाम्पल सेकेंड देखेंगे, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स। ये जो मूवी थी, ये जो बेस्ट मूवी रही है उनमें बेस्ट मूवी है, दैट हैव एवर बीन मेड, जो अभी तक बनाई गई थी। तो यहां पे हैव क्यों आया? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, दैट से पहले सब्जेक्ट आया है फिल्म्स, जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल लग गई, हैव। फिर से हमने प्लूरल वर्ब का यूज क्यों किया? क्योंकि हैव जो आया है वो अल्टीमेटली फिल्म्स के लिए आया है। यहां पे दैट कनेक्टर लगा हुआ है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन काम करेगा अपने पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, जिसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यही रूल ने कहा कि यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब आए, तो वो हमेशा उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो हैव आ रहा है फिल्म्स के लिए, ये हैव आ रहा है बॉयज के लिए, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो दोस्तों रूल नंबर 16, मैं आशा करता हूं कि और रूल नहीं है। फिनिश करते हैं हम आज की इस क्लास को यहीं पे, और अभी मेरा बहुत सारा पढ़ाने का मन आपको फिर से है। पानी की बोतल मैं अपनी साथ में लाया हूं कि शायद पी के मैं आपको पढ़ा लेता अच्छे से, लेकिन रूल 16 ही थे जो कि वर्ब को कंप्लीट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको शुरू में वर्ब का बेसिक पढ़ाया था, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, हेल्पिंग, स्टैट वर्ब, एक्शन वर्ब, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। मोडाल्स, राइट, मोडाल्स मैंने अभी आपको उसमें ये नहीं पढ़ाई कि मोडाल्स जो होते हैं वो एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब मोडाल्स भी होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल वर्ब के हम एक्सरसाइज करेंगे, और यदि कोई चीज में रह गई है तो मैं आपको कल वो बताऊंगा। और साथ ही साथ इनको प्लीज जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से, सो दैट
आप एक्सरसाइज को ध्यान से कर पाए। गलती करने का मलाल हमें तब नहीं होता जब हमने बहुत अच्छे से कोई चीज करी होती है, उसके बाद हमें कोई नई चीज मिली तो हमें सीखने को मिला, वो गलती नहीं है। गलती करने का मलाल हमें जब जरूर होता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा नहीं कि मैं कोई उपदेश दे रहा हूं, ऐसा मेरा मानना है कि गलती करने का मलाल हमें जब जरूर होता है जब हमें मालूम है कि हमने किया ही नहीं है, तो गलतियां तो होंगी तो यार फिर मन भी नहीं करता। इसीलिए प्लीज इस वीडियो को यदि आप दोबारा देख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि आपने एक बार में समझ लिया है तो आई क्लैप एंड आई प्रेज फॉर यू एंड एवरीथिंग इज वेल एंड गुड देन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में मस्ती के साथ, पूरे धमाल चौकली धमाके के साथ, और हम करेंगे कल वर्ब की एक मस्त वाली एक्सरसाइज 50 एरर्स के साथ, जिसमें से कुछ आपको घर के लिए मिलेंगे, कुछ आपको यहां करने हैं। एंड दैट्स फॉर ऑल। सो थैंक यू दोस्तों, मुझे जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के संग इसको शेयर करें। द बेस्ट क्लास टिल टुडे, राइट? Thank you दोस्तों, take care of yourself, don't forget to miss me, stay happy, stay healthy and stay hungry. नमस्कार।